सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई विल हेल्प यू ऑल थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। सो मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड की हुई है रिगार्डिंग सीयूलेट, जिसमें मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में फुल डिटेल्स शेयर की है और इसके साथ साथ सिलेबस को भी मैंने डिटेल में कवर किया है। तो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो, लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। तो आज मैं आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, जो है लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स। ये आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है। सो मैं ये वीडियो दो पार्ट्स में लाऊंगी। काइंडली दोनों ही वीडियोस देखें ताकि आपको लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना आए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लीगल मैक्सिम्स, सम इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स। पहला है एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मीनिंग द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज़ अ गिल्टी माइंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ देर इज़ अ इंसेन पर्सन, यानी कि कोई पागल, सो इफ़ दिस पर्सन कमिट्स एनी ऑफेंस, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज इनोसेंट बिकॉज देर इज़ नो गिल्टी माइंड प्रूव्ड। लॉ ये कहता है कि जब तक किसी पर्सन का गिल्टी माइंड ये प्रूव नहीं होता, कि मतलब उसका इंटेंशन प्रूव नहीं होता कि इस ऑफेंस के करने के पीछे उसका इंटेंशन क्या था, उसका इरादा क्या था, अगर ये प्रूव नहीं होता और अगर ये प्रूव हो जाता है कि उस पर्सन ने जानबूझकर नहीं किया है, जो भी एक्ट किया है वो इनोसेंटली किया है, उसे इस बात का कॉन्सिक्वेंस ही नहीं पता था कि ये करने से ही ऐसा होता है, ठीक है, सो इन दैट केस उस पर्सन को गिल्टी नहीं माना जाएगा। तो मैक्सिम का मतलब यही है कि कोई भी एक्ट तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि वहाँ पे इंटेंशन ही गिल्टी माइंड था, यानी कि उस पर्सन ने इंटेंशनली जो भी किया है सब कुछ इंटेंशनली किया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मीनिंग हेयर द अदर साइड, राइट टू फेयर हेयरिंग भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो समझिए दो पार्टी है, वन इज़ ए, सेकेंड पार्टी इज़ बी। अब यहाँ पर ये ए जो है ये प्लेंटिफ है, बी जो है डिफेंडेंट है। अब समझिए कि कोर्ट ने ए के बिहाफ में फैसला सुना दिया बिना बी को सुने। अगर बी को सुने कोर्ट अगर फैसला ए के बिहाफ में देता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा और ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम का वायलेशन हो जाएगा। सो इन दैट केस लीगल मैक्सिम ये कहता है कि हमें राइट टू फेयर हेयरिंग है। एवरी पार्टी, हर पार्टी को हक है कि वो अपने बिहाफ में एक एडवोकेट रखे और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। बिना बी को सुने कोई भी अदालत किसी के भी बिहाफ में फैसला नहीं दे सकती। सो इसी को हम ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेमो जुडिक्स इन कॉसस हुआ, विच मीन नो वन कैन बी ए जज इन देयर ओन केस। अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेते हैं कि समझिए ए है और बी है। अब यहाँ समझिए ये जो है ये ये एक जज है, ये एक क्या है, जज है। अब बी जो है ई का रिलेटिव होता है, समझिए फैमिली, फ्रेंड, एनीथिंग इट कैन बी। तो क्या है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो ई जो है वो बी के फेवर में ही दे जजमेंट। तो इससे क्या होता है, ये बेचारा जो ए है अगर ये राइट भी हुआ फिर भी इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। सो इन दैट केस ये मैक्सिम यही कहता है कि नो वन कैन बी अ जज इन देयर ओन केस। सो यहाँ पे जो ई है, ई को जज नहीं माना जाएगा क्योंकि बी जो है वो उसका रिलेटिव है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। रेस इप्सा लॉक्यूटर, मीनिंग द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इस मैक्सिम का मतलब ये होता है कि जो थिंग्स है, जो एक्ट है, वो खुद के बारे में खुद ही बताती है। मतलब एक्ट से ही हम पता लगा सकते हैं कि दोषी कौन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है, क्योंकि डिफेंडेंट को ये प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ भाई प्लेंटिफ का ही दोष है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऐसा इंसिडेंट होना चाहिए जो कि नेग्लिजेंस के बिना होना ही नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर सिंपली बात ये हो रही है कि नेग्लिजेंस हुई है तभी यहाँ पे ये एक्ट हुआ है। चाहे कुछ भी एक्ट हुआ हो, चाहे कुछ भी तरह का ऑफेंस हुआ हो, या वो एक्ट ये दर्शाए कि देयर इज अ नेग्लिजेंस इन पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट। अब नेक्स्ट है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्लूसेड। इसका मतलब सिंपल है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब कोई भी पर्सन है जिसने किसी भी तरह का एक्ट किया हो तो वो ये नहीं कह सकता, ठीक है, एज अ डिफेंस दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट एक्ट, यानी कि उसे कानून पता ही नहीं था। एग्जाम्पल से देखते हैं कि समझिए एक कोई पर्सन है जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है बिना टिकट के, तो वो ये नहीं कह सकता कि उसे तो पता ही नहीं था कि ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ लॉ, ठीक है। ये इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूज माना जाता है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि उसे तो कानून पता ही नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज और ये डिफेंस के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है।
अब नेक्स्ट है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर कोई पर्सन है जिसने खुद से इंटेंशनली अपने कंसेंट अपनी सहमति देकर किसी भी तरह का रिस्क उठाया है, तो वो बाद में डिफेंस के तौर पे या फिर उस पर्सन को जिसकी वजह से उसको हार्म हुआ हो, ये उसे सू नहीं कर सकता। इसका एक बेटर एग्जांपल देखते हैं। सपोज कोई एक पर्सन है, अब वो किसी बिल्डिंग के नीचे जा रहा है, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस पर्सन को पता है कि अगर वो वहाँ जाएगा तो उसे हार्म हो सकता है, बट ये जानते हुए भी वो पर्सन क्या किया, वहाँ पर चला गया और उसे इंजरीज हो गई। तो अब वो ये नहीं बोल सकता, कोर्ट में उस पर्सन को सू नहीं कर सकता, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वालों को या किसी भी इंसान को कोर्ट ऑफ लॉ में सू नहीं कर सकता ये कहकर कि इस पर्सन की वजह से मुझे इंजरी हुई है, बिकॉज उसने अपनी कंसेंट अपने इंटेंशनली वो वहाँ पर गया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई पर्सन विलिंगली मतलब अपनी सहमति से किसी भी डेंजरस स्पोर्ट, यानी बहुत सारे जो स्पोर्ट गेम्स होते हैं, कार रेसिंग और भी बहुत कुछ, उसमें वो अगर वो पार्टिसिपेट करता है अपनी सहमति देकर। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे खेल होते हैं, लाइक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग, तो इसमें क्या होता है, कंसेंट ले लिया जाता है कि अगर कुछ होता है तो वो सू नहीं कर सकते, यानी कि उनका कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, जो भी पर्सन इस गेम में पार्टिसिपेट करता है वो अपने रिस्क पे अपनी कंसेंट अपनी सहमति देकर ही आता है। तो इन दैट केस अगर उसे इंजरीज होती है, ठीक है, अगर पॉसिबल, अच्छा यहाँ पर ये बात नहीं कि कैसे भी इंजरीज हो जाए, ठीक है, इंजरीज इतने ही होने चाहिए जितनी कि उसने कंसेंट दी हुई है। कि सपोज अगर उसने कंसेंट दी है कि उसे इतनी इंजरीज हो सकती है, पॉसिबल रीजनेबल नेचर की अगर इंजरीज होती है कि इतना इंजरीज हो ही सकता था, उस पर्सन ने फिर भी कंसेंट दी, सो इन दैट केस वो पर्सन सू नहीं कर सकता। बट अगर ऐसा है कि अगर वो जो इंजरीज उसको हुआ है वो रीजनेबल इंजरी के बाहर आता है, ठीक है, रीजनेबल नेचर के बाहर आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही इंजरी हो गया, इतना इंजरी नहीं होना चाहिए था, फिर भी उतना ज़्यादा उसको हार्म पहुंचाया गया है, सो इन दैट केस वो पर्सन सू कर सकता है। ठीक है, लॉ में काफ़ी एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, तो आपको हर एक एक पहलू को अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज निमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, मीनिंग नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। ये मैक्सिम आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान ये चीज़ नहीं दे सकता जो उसको नहीं मिला, यानी जो आपका नहीं है वो आप किसी और को गिफ्ट के तौर पे या फिर सेल या फिर मॉर्टगेज आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपका है, जिसमें आपको ओनरशिप मिला है, एब्सोल्यूट ओनरशिप आपके पास है, वो चीज़ आप ही की है, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं या फिर मॉर्टगेज कीजिए या फिर उसको गिफ्ट कीजिए, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू विद इट। बट अगर कोई चीज़ आपकी नहीं है, एग्जाम्पल से देखते हैं। अब एक पर्सन है जिसने एक कार चुरा ली, ठीक है, वो कार उसने क्या की, चुरा ली, चुरा कर अब उसने उस कार को किसी और को सेल कर दी। ठीक है, अब क्या की, ये कार उसकी नहीं है, ये कार जो है ये इसकी नहीं है, फिर भी इसने सेल कर दी, तो ये जो बायर जो है उसको यहाँ पे ओनरशिप नहीं मिल सकता। ठीक है, जो बायर जो खरीदेगा उसको यहाँ पे ओनरशिप ऑफ द कार नहीं मिल सकता, क्योंकि जो ये जो सेलर है इसका तो राइट ही नहीं है ना, ये तो उसका नहीं है, तो उसने जो बेच दिया उसको, तो ये जो है ये जो सेल हुआ है ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कोई एक पर्सन कोई चीज़ सेल तभी कर सकता है जब उसके पास फुल एब्सोल्यूट ओनरशिप हो। ठीक है, अगर वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं है फिर भी वो सेल करता है उसके पास, तो वो ये जो सेल है ये वॉइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जीरो हो जाएगी, ये गलत इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूपी चूज इबी रेमेडियम मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपका राइट है, अगर आपका हक है, अगर आपका कोई भी एक राइट है, सपोज फंडामेंटल राइट हुआ या कोई भी तरह का एक राइट है, अगर वो राइट आपका वायलेट हो जाता है, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है यानी वायलेट होता है, आपका किसी ने हक मार लिया, तो इन दैट केस आपको रेमेडी कोर्ट से मिलेगी। रेमेडी मतलब चाहे इट कैन बी डैमेज, पैसे मिल सकते हैं, आपको कंपनसेशन मिल सकता है, वट एवर इट कैन बी। ठीक है, अगर आपका राइट हुआ तब आपको रेमेडी मिलेगा ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी को अगर सपोज हर एक पर्सन को वोट देने का राइट है, ठीक है, इफ हाउएवर उसका जो राइट है, वोट देने का जो राइट है, अगर उसको राइट वोट देने के लिए रोका गया, सपोज एग्जांपल अगर उसको वोट देने के लिए रोका गया, सो इन दैट केस उसका जो ये वोट देने का जो राइट है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये वायलेट होता है, ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज राइट हो गया, तो इन दैट केस उसको क्या है, वो लॉ सूट फाइल कर सकता है, मतलब उस पर्सन को जिसकी वजह से उसका ये जो राइट है, ये जो उसका जो ये हक है ये इन्फ्रिंज हो गया। ठीक है, सो इन दैट केस उसको क्या होगा, कोर्ट ऑफ लॉ से उसको रेमेडी दिया जाएगा, यानी कि उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसको उसका जो नुकसान हुआ है इसको भरपाई कोर्ट करेगा। ठीक है, सो इसका मतलब यही है, व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अब नेक्स्ट है बोनाफाइड, मीनिंग इन गुड फेथ। जब कोई भी काम बोनाफाइडली किया जाता है यानी कि गुड फेथ में, मतलब इंटेंशन गुड है, किसी की भलाई करने के लिए करा गया है वो काम, तो इन दैट केस हम उसे बोनाफाइड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग। अच्छा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब आपको ये एब इनिशियो जो ये वर्ड है आपको समझ आएगा इसका मीनिंग, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इसका मीनिंग होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग का मतलब ये है कि वॉइड, एग्जाम्पल वॉइड का मतलब है जीरो हो जाना, सो वॉइड एब इनिशियो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वायलेट होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज इक्वल्स टू वॉइड एब इनिशियो। अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हु इज अंडर एज, यानी जिसका अभी 18 एज नहीं हुआ है, सो इन दैट केस वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही वॉइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लुकस स्टैंडी। इसका मीनिंग ये होता है कि राइट टू ब्रिंग एन एक्शन और टू बी हर्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अगर आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसका कोई राइट इन्फ्रिंज हो गया है, सपोज किसी कंपनी के थ्रू, किसी कंपनी ने कोई ऐसा एक्शन कर दिया है जिसकी वजह से उसका जो है कोई उसको किसी तरीके का हार्म पहुंचा है, सो यहाँ पे एक लोकस स्टैंडी क्रिएट हो गया है किसकी तरफ, उस पर्सन की तरफ जिसको हार्म पहुंचा है, कि वो डायरेक्टली चाहे तो उस कंपनी को स्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से कुछ सामान लिया, किसी कंपनी का वो सामान है, अब अगर वो उस कंपनी के सामान के वजह सीरियस हार्म हो गया आपको, इन दैट केस आप चाहे तो उस कंपनी को सू कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट इज कंसेंसस एज इडम। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ही पढ़ने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है अग्रीमेंट टू द सेम थिंग। क्या मतलब है अग्रीमेंट टू? इस मैक्सिम का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर कभी भी कोई अग्रीमेंट हो रहा है, सपोज दो पार्टी के बीच अग्रीमेंट हो रहा है, कोई अग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है, तो अग्रीमेंट का हमें पता है कि अग्रीमेंट का कुछ एक प्रोसेस है। पहले होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन मीन्स कोई भी पार्टी, एक पार्टी दे रही है तो दूसरी पार्टी भी इन रिटर्न कुछ दे रही है उसे, तो इसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। फिर कंसिडरेशन के बाद अग्रीमेंट आता है। बट अगर यहाँ सपोज एक पार्टी जो है उसने अपनी कंसेंट दे दी है, उसको पता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट की, बट जो दूसरी पार्टी है उसको अभी तक कुछ पता ही नहीं है सही से, सो इन दैट केस कंसेंसस एज इडम का जो ये लीगल मैक्सिम है ये फुलफिल नहीं होता है। सो इन दैट केस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अग्रीमेंट है, ये इनवैलिड हो जाएगा। कंसेंसस एज इडम का मतलब है दोनों पार्टी को बराबर पता होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कि दोनों पार्टी को एक ही सेम इंटेंशन होना चाहिए, दोनों पार्टी को ही पता होना चाहिए कि कुछ हुआ है। सपोज एग्जांपल देते हैं कि ए ने बी को अपना हाउस सेल करना है, ठीक है, बी को इन रिटर्न क्या देना है, कंसिडरेशन देना है, पैसे देने हैं, तो दोनों को पता है, ए को पता है कि वो सेल कर रहा है, बी को पता है कि वो खरीद रहा है, तो यहाँ पे एक लीगल रिलेशन जो है इन दो ए और बी के बीच अराइज हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि दोनों का इंटेंशन जो है, दोनों को पता है कि वो लीगली बाउंड होगी। अगर दोनों में से किसी ने भी अपनी जो ड्यूटी है वो इन्फ्रिंज की, अपने तरफ से जो अपना काम है कहीं से भी हार्म पहुंचाया, ठीक है, सो इन दैट केस वो जो अनदर पार्टी है उसको सू कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे एक कंसेंसस एज इडम होना चाहिए, यानी कि दोनों पार्टी को पता होना चाहिए कि ये जो है ये जो है ये क्या है, ये किस लिए की जा रही है, सब कुछ पता होना चाहिए, तभी एक वैलिड जो है अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है।